जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अनडाइंग स्टडी नंबर 1 पर। दोस्तों हम आज फिर हिस्ट्री का हमारा सेकंड पार्ट हुआ। आज 20 क्वेश्चन की हमने दोस्तों प्रैक्टिस कर ली थी, तो आज हमारा सेकंड पार्ट है। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन के बाद आज 21वां क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में नहीं था। दोस्तों पूछा गया कि भारत में जो स्थल नहीं था हड़प्पा का वो बताना है। दोस्तों आपके ऑप्शन आप देख रहे हो दोस्तों। आरआरबी गोरखपुर में सवाल क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, तो इसके विश्लेषण की ओर देखते हैं दोस्तों। तो बालाकोट, ठीक दोस्तों, नामक हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण भाग में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदाड़ो के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये बंदरगाह नगर था। ये स्थल सीप है जो कि प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ आया होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा बालाकोट। ठीक दोस्तों, अगले और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हड़प्पा कालीन लोगों किस जानकारी नहीं थी। पूछा गया दोस्तों हड़प्पा कालीन जो लोग उसे किसकी जानकारी नहीं थी। गेहूं की ऑप्शन है, आग की, कुम्हार के चाक की या लोहे की। अगर दोस्तों आप इसमें अपना दिमाग लगाइए और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको, तो इसका आंसर निकल सकता है दोस्तों। आग तो पहले ही पता चल चुका था और गेहूं का तो पता चल चुका था क्योंकि वो अनाज तो वहाँ बड़े बड़े नगार भी पाए गए थे। कुम्हारों के चाक क्योंकि पहिए के निशान भी जो बने कुम्हारों के चाक इस तरह के पाए जाते थे क्योंकि बर्तन भांडे जो धूल बने गए थे वहाँ से, तो वह तो चाक थे बने हुए दोस्तों। एक से ऑप्शन बचता है हमारे पास लोहा, चीज़ इसकी लोहे की जानकारी वहाँ नहीं थी। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा सी। तो क्वेश्चन के विश्लेषण और देख लीजिए दोस्तों। विश्लेषण में बताया ऑप्शन सी होगा। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना चांदी तांबा कांस्य शीशे का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों में खुदाई के में गेहूँ भी मिले हैं, जौ के दाने मिले हैं और सिंधु सभ्यता के लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था दोस्तों। तो आई होप आप समझे होगे दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है अब ये, सिंधु घाटी सभ्यता की को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। यानी पूछा गया दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता को, जो हड़प्पा घाटी की सभ्यता उसको आर्य से पहले सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा है। कला के, या ऑप्शन बी तांबे के बर्तन के, नंबर डी लेखन के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसे किस तरह से इसको आर्य सभ्यता इसके प्रमाण मिलने के कारण को बताया गया कि हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यपुर की सभ्यता बताया गया है ना, तो वो किसके प्रमाण के आधार पर बताया गया दोस्तों। तो इसके विश्लेषण की ओर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन इसका आंसर उसका होगा दोस्तों इसका सी। कैसे, सिंधु घाटी सभ्यता में मर्त भांड मिट्टी के बर्तन के आधार पर इस सभ्यता को आर्यपुर की सभ्यता कहा जाता है। मतलब ये आज जब आर्य आ चुके थे उन्हें लोहे का ज्ञान भी हो चुका था और वहाँ पर चांदी के बर्तन भी बनाए जा रहे थे, परंतु यहाँ पर मिट्टी के बर्तन बनाए। इसी कारण इसको क्या कहा दोस्तों आर्यपूर्व सभ्यता। यानी कि आर्यों से आने वाले जो आर्य आए थे हमारे देश में उनसे पहले की सभ्यता है। ऋग्वैदिक कालीन मर्तभांडों में काले व लाल मर्तभांडों का प्रधानता थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मर्तभांड मिलते हैं दोस्तों। ये आपको अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट हम दोस्तों अपने। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है। ये बताना है आपको कौन सा सही है। उनके घर ईंटों के बने होते थे, या बात सत्य है दोस्तों। सभा भवन की खोज मोहनजोदाड़ो में हुई है दोस्तों, ये बात सत्य है। घर का निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। यानी घर के निर्माण में जो योजना बनाई गई थी घर की डिजाइनिंग की, उसमें खुला चौक मुख्य, यानी कि आगे जो आपको बोलते हैं आंगन, वो बहुत बड़ा चौक था, ऐसा होता है। क्या उपयुक्त सभी, तो आपको बताना कौन सी सभ्यता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया था। मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा की पक्की ईंटों का प्रयोग पर्याय मकानों के निर्माण में किया जाता था। प्रत्येक आवास मकान के बीच में एक आंगन, जिसको मैंने बताया, जिसके 3-4 और कमरे होते थे। एक रसोई घर, स्नानघर बना होता था। मोहनजोदाड़ो के दुर्ग के दक्षिण में 750 मीटर के आकार के विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिलती है। छतों का जो छत 200 स्तंभ से टिकी हुई थी दोस्तों देखो, और यह कच्ची ईंटों का प्रयोग करता किया गया है, जिसे कालीबांगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों उपयुक्त सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सुंदर मूर्तियों के लिए, या धर्म या दर्शन शास्त्र के लिए,
या आर्थिक व सामाजिक सुधार के लिए शहरी योजना प्रणाली के लिए। RRB जो जम्मू में में सवाल पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से हुई, यानी कि हमको किस तरह से, शहरी योजना की प्रणाली से हुई या धर्मशास्त्र वहाँ आए थे दोस्तों। आर्थिक और सामाजिक सुधार की बात देखो, इस तरह का कोई रिलेट नहीं। सुंदर मूर्ति यानी कि इतनी उत्कृष्ट नहीं थी, तो ऑप्शन इसका डी होगा दोस्तों। तो आंसर देखिए इसका डी। तो क्या आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता शहरी योजना थी। सिंधु घाटी चौड़ी सड़कें थी, लंबे थी और समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। मकान पक्के और कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, जो कि साफ व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण भी था। नालियाँ बिल्कुल साफ हो करती दोस्तों। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कैसे, अभिलेखों से। सोचिए दोस्तों, अभिलेखों से, अभिलेख का यहाँ पर अभी तक कोई वर्णन नहीं रहा। साहित्य से, साहित्य कहाँ से आ गए दोस्तों, साहित्य तो की बात ही नहीं हुई थी। पुरातात्विक उत्खनन से, ताम्रपत्रों से, ताम्रपत्र की बात भी नहीं होती। पुरातात्विक उत्खनन जब किया गया था अलेक्जेंडर किंगडम के द्वारा, तभी इस बात की चर्चा हुई थी कि यहाँ पर बहुत बड़ी सभ्यता का निवास था दोस्तों। तो आई होप ये आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर इसका सी होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन का विश्लेषण मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। विश्लेषण में आंसर सी हमको मिल रहा है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, क्योंकि यहाँ कोई साहित्य ना ही ताम्रपत्र नहीं पाए गए हैं दोस्तों। आई होप आप समझे होंगे दोस्तों। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर करनी चाहिए आपको क्वेश्चन के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था। अब दोस्तों बताना आपको, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग, तांबा या चांदी या पीतल या कांसा। तो दोस्तों अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर कांसे का यूज ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा कैसे बनता है, तांबे और टीन से बनता है दोस्तों। तो आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिए और ऑप्शन के बाद अब मैं इसका विश्लेषण बताता हूँ। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई धातु तांबा थी। तांबा किस प्रकार दोस्तों, क्योंकि इसकी तिथि 5000 BC थी बताई गई। नवपाषाण काल में तांबे की बात को यानी कि देखा, इसका यूज किया गया था दोस्तों नवपाषाण काल तक। क्योंकि देखो, अगर सिंधु घाटी सभ्यता तरमपाषाण सभ्यता थी तो उसमें तांबे का और किसका, टीन का उपयोग हुआ करता। तो अगर तांबा होता पहले तभी तो टीन कहाँ से बनता दोस्तों। तो यानी कि हमको ऑप्शन में मिल रहा है ए, यानी कि तांबा सबसे पहला था, क्योंकि तरमपाषाण संस्कृति कहा गया है नवपाषाण काल को भी दोस्तों। ऑप्शन को ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, इसको आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे जितने क्वेश्चन थे वो इस पर खत्म हो जाए। प्राचीन लोग मुख्य तांबे का उपयोग करते थे, देखो दोस्तों, ठीक। अब दोस्तों इसमें एक दोस्तों ये भी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमारे जो क्वेश्चन चले गए दोस्तों, वो अब चले गए वैदिक सभ्यता से, क्योंकि अब हमने जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता आने वाले क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग किसके बीच आए, तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। देखो, भारत में आर्यों का आगमन 15,000 ईसा पूर्व हुआ, ठीक, 1500 ईसा पूर्व, सॉरी दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व में हुआ। ये भारत सरकार के सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी तक हो गया था, ठीक दोस्तों। प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है। अब आर्यों के बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं रही है दोस्तों, ये बता दिया इसने। हमारा सवाल है कि भारतीय पटल पर आर्य लगभग किस बीच आए थे, तो इसमें दोस्तों भी हमने पढ़ाई, इसके जितने भी ऑप्शन है वो 15,000 ईसा पूर्व। अब इसमें ऑप्शन में कोई भी सेट नहीं बैठ रहा, तो इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा दोस्तों। अगला ये देख लेता हमने इसका भाई दोस्तों, कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी तक क्षेत्र का हुआ था। तो आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत कब आए, तो दोस्तों आपको 2500 से 1800 में या 2000 से 1500 के बीच में, 2000 ईसा पूर्व में, 1500 1000 के बीच में। तो दोस्तों अगर हमने भी देखा तो आपने 1500 ईसा पूर्व में इनकी बात की गई है दोस्तों। आर्य लोग भारत से कहाँ से आए थे, पूर्वी यूरोप से या मध्य एशिया से, दक्षिण पूर्व एशिया से या ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा सी। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न भी है। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर का मतानुसार आर्य मध्य एशिया यानी कैस्पियन बताया गया दोस्तों। कैस्पियन जो सागर हमारा उसके आसपास से आए थे। कैस्पियन सागर दोस्तों ये आपका मध्य एशिया में पड़ता है, जहाँ पर उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह ये जितने भी देश पड़ते हैं दोस्तों वहाँ पर है ये। आर्य भारत में किस रूप में आए थे, सौदागर के या खानाबदोश या शरणार्थी या आक्रमणकारी या प्रवासी।
दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में अब आर्य किस तरह किस रूप में आए थे ये पूछा गया। तो आपको विशेषण देखते हैं कि विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं में मध्य एशिया से पूर्व की ओर पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखाओं में अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया था। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछ लेगा कि भारत में प्रवेश करने से पहले कि आर्य किस देश से होकर आए थे, तो वो अफगानिस्तान से होते आए थे। ये स्थानीय निवासियों को युद्ध को परास्त करते हुए भारत में अपना निवास स्थान बनाया। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो युद्ध को परास्त यानी कि आक्रमणकारी, इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद या उपनिषद? उपनिषद नहीं होगा क्योंकि ना वेद पूछे तो दोस्तों ये उपनिषद तो आंसर में हो नहीं सकता। ये बता आपको बताना सबसे पुराना बताना, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है दोस्तों, इसका आंसर क्या है? डी। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी दोस्तों। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद आए, यजुर्वेद आया, अथर्ववेद की रचना हुई है दोस्तों। क्रम ध्यान है, साम, यजुर, अथर, बस ये क्रम याद रखना है। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जो ऋग्वेद था उसमें आर्य किस भाषा का प्रयोग। अब ये दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि ऋग्वेद किसका ग्रंथ है? आर्यों का ग्रंथ है। संस्कृत का या पाली का या प्राकृत या द्रविड़ का? दोस्तों इनमें से अब देखो सबसे पहली पुरानी भाषा पाली मानी गई दोस्तों। पाली भाषा थी पुरानी, फिर उसके बाद जब पाली भाषा के बाद आया था वो संस्कृत, क्योंकि ऋग्वेद में आर्यों की सबसे प्रमुख भाषा संस्कृत ही मानी गई। ऋग्वेद की कालीन ग्रंथ मुख्यतः रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए होगा। अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था? सरस्वती, गंगा, सिंधु या यमुना? तो दोस्तों अब इसका विशेषण बताता हूँ मैं आपको। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, क्योंकि अगर आप इन ऑप्शन को देखो गंगा, सिंधु और यमुना, ये आधुनिक की आज हमारे समाज में, हमारे देश में दिखाई देती है दोस्तों, जबकि सरस्वती नदी आज विलुप्त हो चुकी है दोस्तों। तो इसका जिक्र किया गया है। इससे नदियों के श्रेष्ठ, नदीनतम, नदियों की माता, नदी माता कहा गया है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। ठीक है दोस्तों, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है, इनमें से किसके अंदर की? यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद या उथर्ववेद? तो विश्लेषण देखिए दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें नृत्य डांस के बारे में बताया गया था, सामवेद है, जिसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और इसका उच्चारण विशेष रूप से यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता है। मंत्रों का दोस्तों, यानी कि इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये सिर्फ मिलान करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ब्राह्मण क्या है, उपनिषद क्या है, अथर्ववेद और ऋग्वेद? इनमें इधर दे रखी सूची है, इधर इसको सम्मिलित करना। चर्चा किसी से, ब्राह्मण ने किस बात की शिक्षा संबंधी समस्या का वर्णन, या उपनिषद? देखो अगर दोस्तों उपनिषद की बात करें तो उपनिषद में शिक्षा संबंधी जो समस्या थी उनका वर्णन मिलता है। अथर्ववेद क्या है, वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ठीक, ऋग्वेद में क्या बताएगा दोस्तों, जन साधारण की रीति रिवाजों का व्याख्यान। तो इन सभी को मैच करना है आपको, मैं इसका विश्लेषण दिखाता हूँ। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है, यानी जो विधि की वैदिक कार्यों के संपादन की विधि, यानी कि ब्राह्मण ए का क्या होगा दोस्तों, थर्ड होगा। अगर ऑप्शन में देखो ए का थर्ड कहाँ दोस्तों, एक तो डी ऑप्शन में है, मैं आपको एक तो बी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में। अब इनमें से एक सही हो सको, तो अब बी देख लो, उपनिषद शिक्षा संबंधी समस्या का वर्णन, बी का मतलब पहला। अब पहला कहाँ से दोस्तों, इस वाले में मिल रहा है, बी का पहला ये, तो यही ऑप्शन सही होगा। कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हटाकर आंसर लगा सकते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर मिल गया बी। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है, उपनिषदों में शिक्षा संबंधी समस्या का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में जन साधारण की रीति रिवाजों के और जैसे जादू टोना, अथर्ववेद के अंदर दोस्तों जादू टोना, चिकित्सा आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवस्था से की जाती है दोस्तों। अगला सवाल है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी, लोहा, सोना, तांबा? तो दोस्तों लोहा तो पहले आ चुका था, लोहा बाद में, तांबा पहले आ चुका था, तो लोहा इसमें आंसर हो सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, वैदिक काल में प्रारंभिक सर्वप्रथम धातु तांबा थी। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था, ये पूछेगा दोस्तों।
वैदिक युग के लोग सर्वप्रथम तांबा, क्योंकि तांबा पहले से बना धातु सिंधु घाटी सभ्यता से चलती आ रही, तो तांबे का सर्वप्रथम योग किया गया था। फिर उसके बाद लोहे का उपयोग इन्होंने यहाँ पर किया दोस्तों। चांदी, सोना व लोहा आदि धातु का उपयोग होने लगा था दोस्तों। ब्राह्मणवाद, जिससे कि आज का एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, कि जड़ थी ऋग्वेद काल से, गुप्त काल से, उत्तर वैदिक काल से, ईसा युग के आरंभिक शताब्दी से। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ नहीं पनप पाई थी। वर्तमान में ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल यानी कि 200 ईसा से 2000 ईसा पूर्व अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दी से माना गया है दोस्तों। तो अगला सवाल है दोस्तों, प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा गया है? इसमें आपको 4 ऑप्शन है, जैसे वाल्मीकि, वशिष्ठी, मुनि या पाणिनि। तो दोस्तों इसमें तो बताया कि प्राचीन हिंदू विधि यानी कि जो हिंदू कोड बिल जिसे बताएगा उसका वर्णन किस लेखक, उसके लेखक पूछेगा दोस्तों। तो उसके लेखक प्राचीन हिंदू जो विधि उसके लेखक मनु को कहा गया है दोस्तों, जिसकी कृति मनुस्मृति, जिसकी बात में बाबा साहेब अम्बेडकर भी कहते हैं कि मनुस्मृति को आग जला दी जाए। तो इस बात यानी कि इसमें इसको हिंदू के धर्म जो विधि कानून उनके बारे में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। अगला ऑप्शन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास ही है, इनमें तो ऑप्शन में आपको कोई ऑप्शन होगा, तो मैं इसके विश्लेषण की ओर बढ़ता हूँ डायरेक्ट। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरी की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। ये याज्ञवल्क्य स्मृति के टीका ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विशेष रूप से अर्पक ने भी लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता, हमने ये पढ़ चुके हैं वैदिक सभ्यता। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है एनटीपीसी एग्जाम में। 19 मिनट का टेलीफोन बिल 13 रुपये है, 15 मिनट का 50 सेकंड का बिल कितना रुपये होगा? ऑप्शन आपके पास 4 है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करिए दोस्तों।